हेलो एवरीवन, आज 10 जुलाई 2025 है। आज द हिंदू एक्सप्रेस पीआईबी में जो भी आर्टिकल आए थे वहाँ से एमसीक्यूज बनाए गए हैं और उन आर्टिकल को यहाँ पे कवर किया जाएगा। बेसिकली एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूरी करंट अफेयर को हम कवर करते हैं। 10 एमसीक्यू डेली करवाए जाते हैं और 10 टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करने के लिए मिलता है और ये बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप किसी भी भाषा में आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। साथ ही आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ या तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, आपको कमेंट सेक्शन में पिन मैसेज मिल जाएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप इस नंबर में आप मैसेज भी कर सकते हैं जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, पहले क्वेश्चन की, जो बात कर रहे हैं ब्रिक्स के बारे में। हाल ही में जो ब्रिक्स की बैठक हुई है, कहाँ हुई? ब्राज़ील में हुई है। ठीक, तो ब्राज़ील, तो एक तो ये एमसीक्यू यही बन जाता है कि कहाँ बैठक हुई? ब्राज़ील में हुई। तो यहाँ पे आप ये याद रखिए, ब्राज़ील में हुई। तो ब्राज़ील में अगर आप देखो तो रियो डी जेनेरो है, रियो डिक्लेरेशन वहाँ से संबंधित है। अब रियो समिट भी हालांकि हुआ था, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट थिंग। 1992 में हुआ था, जिसको अर्थ सम्मेलन, अर्थ समिट बोला जाता था, वो अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो समिट हुई है वो अलग है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये जो समिट है ब्रिक्स की समिट है। अब ब्रिक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बेसिक थोड़ा सा आपको जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ कि सन 2001 की बात है। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जिम ओनिल जिनका नाम था, उन्होंने ब्रिक वर्ड को गढ़ा। ब्रिक वर्ड के बारे में उन्होंने बताया, ब्रिक वर्ड के बारे में बोला और कहा कि ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना के ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2006 में पहली बार इसकी न्यूयॉर्क में बैठक होती है, जो फॉरेन मिनिस्टर उसकी, और 2009 में इसका शिखर सम्मेलन होता है, फर्स्ट टाइम इसका समिट होता है। ये कहाँ पे होता है? रशिया में होता है। फर्स्ट समिट कहाँ पे होता है? रशिया। ठीक है, रशिया। अब ये तो बात हो गई, लेकिन जो ब्रिक है, ब्रिक्स कब से बना? तो 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तो ये कंप्लीट क्या बन गया? ब्रिक्स, इट बिकम ब्रिक्स। ठीक है, अब ब्रिक्स बन गया। अब ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बाद में इन्होंने क्या किया? 2014 में आपने एनडीबी के बारे में सुना होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी को स्टैब्लिश किया। एनडीबी इन सारे देशों की मदद करता है, खासतौर पे इकोनॉमिक सिचुएशन में, कोई डेवलपमेंट रिलेटेड लोन में, इन सब में मदद करता है। तो एनडीबी का यहाँ पे प्रोविजन होता है। और ये कब होता है? फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, फोर्टालेजा जब समिट होता है तो वहाँ पे एक घोषणा पत्र आ जाता है, डिक्लेरेशन आ जाता है, वहाँ पर एनडीबी को स्टैब्लिश किया जाता है। तो एमसीक्यू कभी कभी ये भी बनता है। ठीक है, अब बाद में अगर आप देखो अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में, जो एशियाई कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है ब्रिक्स में, और बहुत सारे एशियाई देश को शामिल करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। अब 2025 में आपने देखा होगा, 2025 में भी कौन सा देश शामिल हुआ है? 2025 में शामिल हो गया क्या? इंडोनेशिया शामिल हो गया। ठीक है, इंडोनेशिया शामिल हो गया, और भी देश आगे चल के इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई, अभी ये सारी बातें हो गई। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया। अब एनडीबी का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? शंघाई में है। कहते हैं तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी शंघाई में। ब्रिक्स का बेसिकली दो तरह से बोला जाता है कि हेडक्वार्टर शंघाई में, अगर एमसीक्यू है शंघाई तो आपको शंघाई उसमें टिक कर देना है। वैसे एमसीक्यू नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि इसका जो रोटेट करता रहता है हेडक्वार्टर और जो इसकी प्रेसिडेंसी है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारी पंचायत यहाँ पे देख ली है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बात करता है? रियो डिक्लेरेशन कंडेम्ड करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, तो जो भारत में पहलगाम अटैक हुआ उससे संबंधित यहाँ पे बात होती है। साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात होती है। यहाँ पे एक 4G ग्रुप है, G4 नाम का ग्रुप है। G4 जिसमें जापान आता है, ब्राज़ील आता है, इंडिया आता है और जर्मनी आता है। ये बात करते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए। और जो परमानेंट मेंबर हैं P5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, P5 कंट्रीज में कौन कौन है? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, अमेरिका। इनकी जगह को इनके साथ ही कुछ और देशों को यहाँ पे शामिल किया जाना चाहिए। तो उसमें रिफॉर्म्स की बात करते हैं G4 कंट्रीज़। अब इसी को काउंटर करता है कौन सा? कॉफ़ी ग्रुप, शायद आप उसके बारे में आपने सुना होगा, जिसमें पाकिस्तान वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे इस डिक्लेरेशन में। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, सऊदी अरेबिया हैज ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स, तो दैट इज रॉन्ग। सऊदी अरेबिया ने अभी इसे ज्वाइन नहीं किया है। इंडोनेशिया अगर होता तो यहाँ पे मान भी लेते। तीसरा, ब्रिक्स हैज प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ स्विफ्ट। अब देखो स्विफ्ट क्या है? एक पेमेंट मैकेनिज्म है। पूरा ग्लोबली अगर आप देखो पेमेंट किस तरह से होता है, तो स्विफ्ट एक मैकेनिज्म है। जैसे भारत में एनपीसीआई है, यूपीआई है, उसी तरह से ग्लोबली पेमेंट के लिए स्विफ्ट है जो यूएस का है, उसका अल्टरनेट प्रपोज करने की बात कर रहा है ब्रिक्स यहाँ पर। तो ये बात एकदम सही है। तो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने दी। कॉफी ग्रुप के बारे में देखा, G4 के बारे में देखा, ब्रिक्स के बारे में देखा, ब्रिक के बारे में देखा, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। तो इस तरह से हमने क्या किया, किसी बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हमने इसको पूरे क्विज को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? अब द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें बात कर रहे थे कस्टोडियल डेथ की। अब कस्टोडियल डेथ मतलब जेल रिफॉर्म्स, जेल में हो रही है कस्टोडियल डेथ। तो जेल में क्यों हो रही है? कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, तो जेल रिफॉर्म्स की बात आ जाती है। और जेल रिफॉर्म्स की जब बात आती है तो 3 कमेटी यहाँ पे गठित की गई थी।
बेसिकली अगर आप देखोगे प्रकाश सिंह केस, प्रकाश सिंह आईपीएस ऑफिसर्स थे और मतलब कि डीजीपी बाद में रहे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने क्या किया, पुलिस कमीशन, पुलिस व्यवस्था में जो सुधार होने चाहिए उसको, उस पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो इसका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दूसरा मलीमत कमेटी, यह भी सही है, वो विक्टिम जो सेंट्रिक क्रिमिनल जस्टिस है उसको इंश्योर करने की बात करते हैं यहाँ पे। लेकिन सेकंड ARC यहाँ पर इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका करंट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। सेकंड ARC इलेक्शन नहीं, बल्कि अगर आप देखोगे प्रशासन में रिफॉर्म्स इन द गवर्नेंस सिस्टम, रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस, इसकी बात करता है। ठीक है। दूसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कौन करता है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, गोस्वामी कमेटी बात करती है किसमें, इलेक्शन रिफॉर्म्स की। ठीक है, तो चुनाव आयोग का अलग मामला है यहाँ पर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमने देखा। तीसरा MCQ यहाँ पे हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज रोल इन FATF लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अब FATF के संबंध जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसके संबंध में यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि FATF इंडिया चेयर द इंटायर FATF प्लेनरी सेशन। ठीक है, तो भारत ने पूरी तरह से FATF की अध्यक्षता की, पहले स्टेटमेंट। दूसरा, इंडिया लेड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क। तो देखिए दो चीज़ों पर काम करता है FATF, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब धन गमन, धन शोधन या धन गमन या मनी लॉन्ड्रिंग जिसे बोला जाता है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इसको प्रिवेंट करने के लिए काम करता है। दूसरा, टेरर फंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए काम करता है, टेरर फंडिंग। इन दोनों में कोई भी देश काम करेगा ना तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल देगा FATF या ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। तो इस तरह से एक्सट्रीम सिचुएशन में ब्लैक लिस्ट में भी डाल देता है, इसकी बात यहाँ पे करता है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1989 में। G7 जो कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें कनाडा, US, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली हैं, उनकी तरफ से ये एक तरह से इस्टेब्लिश इसे किया गया था। ठीक है, ये दोनों पर यहाँ पे काम करता है। अब अगर आप बात करो टोटल मेंबर की FATF में टोटल मेंबर की बात करो तो 39 मेंबर है, 37 कंट्रीज़ हैं, दो ग्रुप हैं। दो ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये दो ग्रुप हैं। भारत कब जुड़ा इसमें, भारत जुड़ता है कब, 2010 में, भारत 2010 में इसमें जुड़ता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात करना है तो ब्लैक लिस्ट, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वर्तमान में अगर आप देखोगे तो भारत FATF में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरा, भारत ने FATF की अध्यक्षता की, यहाँ पहले स्टेटमेंट था। दूसरा, इंडिया लेड द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंस रिस्क। तीसरा, इंडिया होस्टेड द FATF सेक्रेटरीट इन दिल्ली। ठीक है। चौथा, इंडिया डिमांडेड पाकिस्तान इंक्लूजन इन FATF ब्लैक लिस्ट। तो इसमें यहाँ पे बात की जा रही है कि FATF के संबंध में जो टेरर फंडिंग जो रिपोर्ट, उसमें भारत की भूमिका के बारे में आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट टेरर फाइनेंसिंग रिस्क रिपोर्ट पर ड्राफ्ट बनाने की बात की है, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म बन सके, जिससे टेरर फंडिंग को रोका जा सके। इस संबंध में यहाँ पे भारत ने बात की है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है। ठीक है, B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बात करेंगे नामीबिया डिसीजन द अडॉप्ट इंडिया UPI सिस्टम। अभी प्रधानमंत्री मोदी की घाना, नामीबिया, खासतौर पर इन कंट्रीज़ की तरफ, अगर आपने अफ्रीका देखा हो तो इन देशों की तरफ मोदी जी की यात्रा हो रही है। अब यहाँ पे मोदी जी ने क्या किया है, जब यात्रा हुई तो कहीं ना कहीं जो भारत का इन्फ्लुएंस भी होता है इस चीज़ से। भारत, अब देखिए भारत का घाना जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। घाना में बहुत ज़्यादा गोल्ड माइनिंग पाई जाती है और भारत गोल्ड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो भारत यहाँ से अच्छे संबंध बनाता है। तो एक तरह से ग्लोबल साउथ को भी भारत प्रमोट करेगा और जो उसकी डिमांड है गोल्ड की उसको भी क्या टैकल कर पाएगा। तो ये सारा सिस्टम है यहाँ पे, ये सारा पर्पज़ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया UPI सिस्टम इसने 2025 में प्रेजेंट किया है नामीबिया में। ठीक है ना। अब इसने क्या, इसका पर्पज़ क्या, अब इससे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ द इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रा इन ग्लोबली। तो भारत का जो पब्लिक इंफ्रा है उसको ग्लोबली एक्सपेंशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो नामीबिया कैपिटल क्या, नामी कैपिटल तो नामीब है। अब आपको पता हो नहीं हो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि नामीब है इसके कैपिटल। ठीक है, UPI के बारे में आपको पता होगा, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इसे बोला जाता है और एक तरह का अगर आप देखो डिजिटल पेमेंट की आधारशिला है। ठीक है, अब इसे किसने बनाया था UPI को, तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। कब, 2016 में UPI को बनाया था। तो जितने भी फ़ोन पे हैं, जितने वॉलेट से आप पेमेंट करते हैं UPI के थ्रू होता है। 24 घंटे आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो मैकेनिज्म होता है IMPS, इसके थ्रू आप कभी भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो फ़ोन नंबर, सिम से सारी चीज़ बातें चलती हैं। तो आपको जनरल बातें पता है कि UPI के बारे में तो हमने थोड़ा सा जान लिया। व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क अंडर द विच ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज कंडक्टेड। तो NPR कंडक्ट की बात हो कि 2027 में सेंसस होने वाला है। ठीक है ना, कॉस्ट बेस्ड सेंसस यहाँ पे होगा।
तो यहाँ पर बात हो रही है एनपीआर को किसके तहत यहाँ पे क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, लीगल फ्रेमवर्क किसके तहत यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है, तो किस एक्ट के तहत, सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल 2003। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द फर्स्ट इंडियन लीडर टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री, तो किस देश का सम्मान इन्होंने प्राप्त किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, नामीबिया। नामीबिया ने इन्हें हायर अवार्ड यहाँ पे दिया है और इसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलविस्टिसिया मिराबिलिस। तो ये अवार्ड यहाँ पे नामीबिया ने दिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 7वां बात कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द रोल ऑफ सब1 जीन इन द राइस प्लांट। राइस प्लांट में सब1 जीन की क्या भूमिका है, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। पहला, इट इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी, तो ये सब1 जीन एक तरह का धान का एक नया जीन बनाया गया है। देखो जीन को मॉडिफाई किया जाता है, जो भी चैलेंज आते हैं उसको टैकल करने के लिए किसी भी बीज को, किसी भी सीड को मॉडिफाई किया जाता है, क्रॉप को। यहाँ पे धान को क्रॉप क्यों मॉडिफाई किया, क्योंकि अभी समस्या क्या आ रही थी कि एक ऐसे जीन की नीड थी जो कहीं ना कहीं जो वाटर है, मतलब खास तौर पे अगर तो भीग भी जाए, अगर ज़मीन में पानी भरा हुआ उसको भी रजिस्ट कर पाए, जलमग्नता मतलब सर्वाइवल अंडर द सबमर्जेंस, जल में डूबा हुआ तो भी सर्वाइव कर पाए। और ये खासतौर पे बिहार या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए ज़्यादा लाभकर होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे बाढ़ की वजह से खेतों में पानी भर जाता है प्लेन एरियाज़ में, तो यहाँ पर ये क्या मदद करेगा। और धान जो फसल है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं, पश्चिम बंगाल आई थिंक फर्स्ट रैंक में भी आता है, तो ये यहाँ पर इसमें इसकी मदद करेगा। तो सब1 जीन किससे संबंधित है यहाँ पे, धान से। विच ऑफ द कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स, तो किसने होस्ट किया 2025 में, तो ब्राज़ील ने किया, और नेक्स्ट भारत करेगा। 2026 में कौन होस्ट करेगा, भारत करेगा होस्ट, तो ब्रिक्स को यहाँ पे होस्ट करेगा। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इन स्पेस, इन स्पेस को कौन सही तरीके से बताता है। इन स्पेस ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए डिवीजन अंडर द DRDO मिसाइल टेस्टिंग, DRDO मिसाइल क्या टेस्टिंग है, गलत है। एन इंटरनेशनल स्पेस पॉलिसी बॉडी, ये भी यहाँ पे गलत है। ए रेगुलर एजेंसी फॉर प्राइवेट स्पेस एक्टिविटी, देखिए भारत क्या है, अंतरिक्ष और इन स्पेस जैसी जो पहल उसको यहाँ पे शुरू कर रहा है इन स्पेस, तो प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, क्योंकि अभी यूएस में देखो आप टेस्ला है ना, फॉक्सकॉन, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्पेस सेक्टर में प्रमोट कर चुकी है, लेकिन भारत में भी वो पीछे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है स्पेस एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर को। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें लोगों से, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। थैंक यू।